वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के अक्टूबर माह के अंक में उसका पार्ट 2 हम देखते हैं। इसमें हम 3 जो है टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले पार्ट 1 के बारे में बता दें। पार्ट 1 में हमने 3 टॉपिक चर्चा किया है, जिसमें संपादकीय रहा है, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण उसकी उपलब्धियों को लेकर रहे हैं, उसकी सफलता की कहानी है, जिसमें से ज़्यादातर स्वच्छ भारत मिशन के चरण 1 चरण 2 के बारे में रहा है। इस टॉपिक में या इस पार्ट में हम 3 टॉपिकों पर कवर करेंगे, जिसमें से पहला है स्वच्छता को लेके या स्वच्छता स्वभाव को लेकर गांधीवादी जो है मतलब विचारधारा है। ये उनकी विचारधारा थी कि स्व अभ्यास के माध्यम से स्वच्छता प्राप्ति। और देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन या जितने भी भारत सरकार के स्वच्छता के कार्यक्रम हैं, उनमें कहीं न कहीं गांधीवादी आदर्श या गांधीवादी जो सोच है, गांधीवादी सोच स्वच्छता को लेकर इतना थी कि वो कहते थे कि स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता है। वो कहते थे कि अस्वस्थ शहर में स्वस्थ शरीर नहीं रह सकता है। तो ये सारी विचारधारा और जो भी स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अगर हम मूल्यों को पकड़ना चाहेंगे तो हमें गांधी जी के स्वच्छता पर विचारों को समझना होगा, जिसमें ये बातें कही गई है। गांधी जी का जो समाधि स्थल है राजघाट, वहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इसका जो चेयरमैन या सीईओ जो भी कर ले, डायरेक्टर कह ले, उनके द्वारा ये लेख लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम देखने की इसमें कोशिश करेंगे। दूसरा है स्वच्छता क्रांति, भारत को खुले से शौच मुक्त करने की कहानी। ये इसमें जो है स्वच्छ भारत मिशन क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी है, थोड़ा सा स्वच्छता के यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहलू, और बाकी इसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाले में इसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से बताया गया है। इसके बाद जो तीसरा है वह है नमामि गंगे या गंगा पुनरुद्धार और उसके सुधार का जो कार्यक्रम है, स्वच्छता का कार्यक्रम है नमामि गंगे, और उसके पहले के भी और जो कार्यक्रम रहे हैं स्वच्छ गंगा कार्यक्रम, उन पे इसमें चर्चा हुई है। जो हमारा तीसरा पार्ट होगा उसमें टॉपिक जो हम कवर करेंगे, 3 टॉपिक उसमें भी रहेगा। उसमें पहला रहेगा कि शहरों में जो मलबा होता है उसके प्रबंधन के लिए रिसाइकलिंग की जो है चक्री इकॉनमी या रिसाइकलिंग इकॉनमी की बात की जाएगी। दूसरा है उसमें स्वच्छ ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड, जिसमें ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर रहेगा। और तीसरा रहेगा उसमें बायो ईंधन या बायो ऊर्जा के बारे में शामिल चीज़ें रहेगी, यानी ज़्यादातर वो टेक्निकल पहलू से जुड़ा रहेगा, जो कि एक तरह से स्वच्छ भारत का ही पहलू है। आइए जरा हम इसमें देखते हैं स्व अभ्यास के माध्यम से। देखिए, ये गांधी जी के बारे में है कि वो खुद से ही अपनी साफ सफाई करते थे। गांधी जी स्वच्छता को लेकर कहा जाता है कि उनके अगर विचारधारा देखेंगे, हालांकि ये बात माना जाता है कि गांधी जी अपने विचारधारा को लेके सीखने के लिए तो तैयार थे, लेकिन जिसे वो जो अपनी जो उनका विचार था, यानी जो वो विचार था उसी को जीते थे और उस पर वो दृढ़ रहते थे। उसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार, हालांकि वो नम्रतापूर्वक ही रहता था, अहिंसक ही रहता था, लेकिन वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। अगर उनको लगता था कि स्वच्छता महत्वपूर्ण है तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर उनको लगता है कि अस्पृश्यता गलत है तो उसके लिए चाहे कुछ भी छूट जाए, वो उनको कोई उनकी परवाह नहीं रहती थी। और उनको लगता था कि साफ सफाई हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो ये खुद भी करते थे, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में रहें, कहीं भी रहें। तो यानी उन्होंने जो उनकी कथनी है वही उनकी करनी में रहती थी। वो स्वच्छता के अपने कहते ना सत्य के साथ प्रयोग कर रहे थे। तो उसमें ये बातें आपको यहाँ भी दिखेंगी। और गांधी जी के जो स्वच्छता के विचार को समझना है तो उसमें हम उनको समझेंगे कि कैसे उनके शुरुआती जीवन का उन पर प्रभाव पड़ा, कैसे दक्षिण अफ्रीका के दौरान उन्होंने स्वच्छता जो भारतीय मूल के लोग रहते थे वहाँ पे स्वच्छता की कमी और स्वच्छता के महत्व को समझा। उसका जब यहाँ पे आए तो उन्होंने प्रारंभिक अनुभव उनका भारत में स्वच्छता को लेकर क्या रहा, उनका जो है पश्चिम से उन्होंने क्या सीखा, यानी जो है भैया मैला ढोने की प्रथा है ना, और अस्पृश्यता जो उनका के पर उनका क्या विचार रहा, और वह जो है इसको एक सामाजिक प्रगति या सामाजिक पुनर्निर्माण के एक अंग के रूप में वो स्वच्छता को महत्व देते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसमें देखते हैं जिस जी का उनके परिवार पर प्रभाव। देखिए, गांधी जी एक अच्छे परिवार से माने जाते थे, दीवान थे उनके पिताजी जो है। और वहाँ पे जिस समय पोरबंदर के थे, तो उस समय या आज भी जो साफ सफाई काम करने वाले लोग होते थे, साफ सफाई का काम यानी सड़कों की सफाई और जो है टॉयलेट की, शौचालय की सफाई और इस तरह के जो काम, उस समय तो फिर गीले शौचालय होते थे तो उसको फेंकने आदि का भी काम जो है मेहतर यानी आप
उसको अन्यथा मत लीजिए, यानी जो साफ सफाई करने वाली जातियां थी वो करते थे। जाहिर सी बात है सब जगह होता था तो वहां भी था। उसमें ये एक कहानी है, अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा संक्षेप में इसमें बता है कि गांधी जी जो कहते थे, उनका जो मानना था कि हर किसी को अपना सफाई कर्मी स्वयं होना चाहिए। ये गांधी जी का बहुत कोर विचार है। क्यों वो विचार आया उसको समझने के लिए समझना होगा कि गांधी जी स्वच्छता को महत्व देते थे, और जो भारत में व्यवस्था थी वो स्वच्छता को उन लोग मानते थे, लेकिन उनका काम था कि खुद का नहीं है, दूसरे का काम है। और जो सफाई करने का काम करता था, यानी जो गंदगी उठाने का काम करता था, वह निकृष्ट या उसे अछूत तक माना जाता था, अस्पृश्यता का शिकार रहता था। आज भी देख लीजिए, गांधी जी खुद ही बताते हैं, और वैसे भी देख लीजिए कि आज भी हम जो हमारे घरों से कचरा कूड़ा ले जाता है, यानी हमारी गंदगी को ले जाने का काम करता है, साफ करता है, उसको हम कूड़ा वाला कहते थे। हालांकि अब कहा जाने लगा कि वो कूड़ा वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। तो ये सोच की परिवर्तन की बात है। गांधी जी का अगर जैसे देखा जाए प्रारंभिक अनुभव ही देखा जाए तो उनमें इसमें कहानी है कि एक सफाई करने वाले एक मेहतर का बेटा था, क्या नाम था, वो गांधी जी का मित्र था। और जब जब गांधी जी उसको छू लेते थे तो उनकी माँ उनको नहलाती थी। तो शुरू में छोटे थे तो कोई बहुत तो उस पे भाई अब माँ नहला रही है बुरा तो लगता था, लेकिन और प्रश्न भी आते थे, लेकिन वो कोई उसका बहुत ज्यादा विरोध नहीं करते थे। लेकिन जब वो 12 साल के हुए तब उन्होंने एक बार अपनी माँ से पूछ दिया कि माँ, आप ही तो कहती हैं कि सब में भगवान है, भगवान जो है राम सब में रहते हैं या भगवान सब में रहते हैं। अब भगवान जब सब में रहते हैं तो कोई अछूत कैसे हो सकता है कि उसको छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे? इसका जवाब जाहिर सी बात है, इस तरह का जवाब जो है उनकी मां के पास नहीं था और न होना था। और ये चीजें गांधी जी के जीवन में ये बताता है कि वो शुरू से ही गलत चीजों को लेकर हमेशा जो है जागरूक रहते थे, और उसके विरुद्ध वो प्रयास भी करते थे जब से मतलब वो हुआ है। देखिए, कहे ना, आपने ही तो कहा था कि भगवान राम सबके दिल में रहते हैं। अगर ऐसा है तो राम उसके दिल में भी रहते होंगे, फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वह अछूत है और उसके छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा? तो ये बातें इसमें इन्होंने कही थी। इसके बाद वो चले जाते हैं। यहां से सीख ये मिलती है कि गांधी जी एक अछूत वाली अस्पृश्यता और अछूत को बिल्कुल ही नहीं स्वीकार करते थे, और उनको वो ये भी जान गए थे कि जो सफाई करने वाले लोग थे उनको अछूत क्योंकि वो सफाई का काम करते थे। जो है, अब सोचिए, वो जो समाज सफाई के काम करने वाले लोगों को अछूत मानता हो तो निश्चित रूप से उस समाज में जो सफाई का काम कर रहा होगा उसको तो लगता होगा कि वो सबसे खराब काम कर रहा है। तो इसको बदलने की जरूरत थी। ये अनुभव उनको गांधी जी को अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका में गए, वो पढ़े लिखे थे तो उनका जो है जब गए होंगे तो वह ठीक ठाक अच्छी स्थिति रही। उन्होंने पश्चिम के लोगों से सीखा भी था। सीखा क्या था? उनको ये पता चला कि पश्चिम में विचार, जो गांधी जी खुद कहते हैं कि पश्चिम की मान्यता है कि आपका जो है टॉयलेट या वॉशरूम, आपके ड्राइंग रूम इतना साफ होना चाहिए, यानी जो आपका ड्राइंग रूम यानी घर पे जहां पे आप सजाते हो, बैठते हो, लोग आते हैं, वो जितना साफ और स्वच्छ होता है उतना ही आपका टॉयलेट या आपका वॉशरूम होना चाहिए। और ये गांधी जी की विचारधारा थी, उनको ये चीज अच्छी भी लगती थी। उन्होंने देखा जब वहां पे भारतीयों को, तो उनको ये मन में समझ में आई कि ये इनके प्रति जो नस्ली पूर्वाग्रह है, यानी वो समझे कि अपने आप को और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखने की आवश्यकता गांधी जी के मन में तब आई जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ली पूर्वाग्रह का सामना किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जहां भारतीय रहते थे वहां पे उन्होंने समझा कि वो अपने घर और अपने आसपास की साफ सफाई नहीं करते थे, और उसके लिए उन्होंने, गांधी जी ने वहां के जो लोगों के लिए जब कार्य किया तो उन्होंने कुछ मूल्यों को विकसित किया। उन्होंने कहा कि हर भारतीयों के लिए कुछ मूल्य होने चाहिए जो उन्हें अपनाना चाहिए, जिसमें ये पहला था कि स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता, यानी क्लीनिनेस, पर्सनल क्लीनिनेस और आसपास के क्षेत्र में क्लीनिनेस महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि विदेशी भाषा भी, मतलब जो वहां की भाषा है, यानी जो अपनी भाषा उसके सिवा और भी भाषा यानी जो वहां की भाषा है उसे भी आनी चाहिए। और वो कह रहे थे कि ईमानदारी भी होनी चाहिए। तो उसमें से एक मूल्य स्वच्छता, आसपास की अपनी स्वच्छता और आसपास की स्वच्छता को वो महत्वपूर्ण मानते थे कि ये जरूरी है अगर अपने आप को कुछ आगे करना चाहिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1901 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत, वो अपनी पहली 1901 में वो भारत वापस आते हैं, और वह उसमें कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। वहां पे हो क्या रहा था कि बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे, तो वहां पे टॉयलेट के लिए जो उसके बरामदा था उसी के पास उसका लोग प्रयोग करते थे, और गांधी जी देख रहे थे कि सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। गांधी जी से रहा नहीं गया,
उन्होंने बोल दिया कि ये भाई क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साफ सफाई का क्यों ध्यान नहीं रहा। और उन्होंने जो वहां के स्वयं सेवक थे, कांग्रेस में स्वयंसेवक भी रहते थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि इसकी साफ सफाई कर दिया जाए। तो वो कह रहे कि हमारा काम नहीं है, ये किसी दूसरे का काम है। तो उस समय पूरी तरह से वेस्टर्न अटायर में रहने वाले गांधी जी, तो बाद में धोती और कपड़ा पहने, चूंकि अफ्रीका में रहते थे, वेस्टर्न अटायर में रहते थे, उस अटायर में रहने वाले गांधी यानी उस परिवेश उसको कहते हैं परिधान में रहते थे। गांधी जी उठते हैं और साफ सफाई खुद ही करने लगते हैं, जिसको देखकर वहां पे जो और भी लोग हैं वो थोड़ा सा अचंभित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो साफ सफाई करने नहीं जाते हैं। तो गांधी जी को कुछ सीख है अफ्रीका से, और जब यहां से लौट के गए फिर अफ्रीका, तो उनको ये सीख मिल गई थी कि यहाँ पे लोग बातें साफ सफाई के काम दूसरे को मानते हैं कि दूसरे को करना है, और कोई गंदगी कर रहा है तो वो भी उसको लेकर विरोध करने की स्थिति नहीं है। अब अगर देखें भारत में उनका प्रारंभिक अनुभव, गांधी जी काफी समय बाद जब 46 साल के होते हैं तो 1915 में वो फिनिक्स सेटलमेंट के अपने साथियों के साथ जो है भारत में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कुछ वहां के लोगों के लिए बहुत कुछ किया था और एक चर्चित नाम वो हो गए थे। तो अपने साथियों के साथ यहाँ आए तो स्वामी दयानंद जी ने उनको श्रद्धानंद ने उसमें नियंत्रण दिया। हरिद्वार में कुंभ था, वहां पे वो गए थे, तो वहां पे वो और उनके साथियों ने वहां पे साफ सफाई का काम किया था। उसके बाद जो है वो अपना उन्होंने एक आश्रम बनाया था, और उनके एक मित्र थे जो दलितों के बीच में यानी अस्पृश्य लोगों के बीच में जो है डिप्रेस लोगों के बीच में काम करते थे। उन्होंने कहा कि एक दलित परिवार है जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, क्या उसको अपने यहाँ कर लेंगे? तो गांधी जी ने कहा बिल्कुल वो आके आश्रम में रह सकता है। और जब वो गांधी माने आप समझिए कि उस समय जो दलित या अछूत थे वो अस्पृश्य थे, उनको कोई छूता नहीं था, उन पूरे परिवार को उन्होंने अपने आश्रम में रहने के लिए बुला लिया। जब आश्रम में आए तो वहां पे उनकी बहन रहती थी, एकमात्र उनकी बहन थी, वो नाराज हुई, उनकी पत्नी नाराज हुई, उनके और रिश्तेदार भी नाराज हुए। तो गांधी जी ने कहा भाई जिसको वो रहेंगे, जिनको नहीं पसंद है अगर लगता है। देखिए इस यहाँ पे आता है गांधी जी की अपनी जो कमिटमेंट है, अपने विचार है उसके प्रति जो है कमिटमेंट, या उसको कहते हैं ना उसके प्रति दृढ़ता। कहते भाई यहाँ पे तो वो रहेंगे, जिनको नहीं रहना है वो जा सकते हैं। तो इसमें और तो कोई नहीं गया, लेकिन उनकी एकमात्र बहन उनका आश्रम छोड़ के चली गई। उनके जो साथी संगाती थे, जो समाज में था, उनका बहिष्कार कर दिया गया। उनको जो चंदा दिया जाता था आश्रम में, ज्यादातर लोगों ने चंदा रोक दिया, लेकिन गांधी जी ने उन लोगों को आश्रम से नहीं हटाया। तो ये दृढ़ता बताती है कि गांधी जी का अनुभव कैसा रहा है भारत में आने का। फिर आगे अगर हम देखें तो मैला ढोने की प्रथा और अस्पृश्यता। अब उनको ये सोचने का, समझने का कि आखिर लोग इतना इनको अछूत क्यों मानते हैं। तो उसके पीछे जो वजह देखी गांधी जी ने, देखिए क्योंकि लोगों को अछूत क्यों माना जाता है, इस प्रश्न पे उन्होंने विचार किया। तो उन्होंने उसका ढूंढा क्योंकि वे मैला ढोने का काम करते हैं और समाज में अन्य निषिद्ध काम करते हैं, यानी जो साफ सफाई या ऐसे काम करते हैं जिसे समाज में निषिद्ध माना जाता है, उस तरह के काम माने जाते हैं, इसलिए उनको किया जाता है। और गांधी जी कहते थे कि ऐसा नहीं है कि ये समाज के कुछ लोगों के लिए ही है। हम अपने शारीरिक अंग में देखें, वो आज भी देखो कि हमारे लिए बायां हाथ से हम किसी को कुछ दे दे तो नाराज हो जाता है। सुबह बायां हाथ से अगर कोई आपको पूजा करके कोई वो दे दे, प्रसाद दे दे, तो आप उससे बायां हाथ बढ़ा दीजिए तो नाराज हो जाता है। वो गांधी जी के समय भी वही स्थिति थी। तो उनको लगता था कि बायां हाथ हमारे लिए खराब है, दाहिना हाथ हमारे लिए अच्छा है। क्यों है? तो वो समझते थे कि हम लोग ज्यादातर अपनी नित्य क्रिया के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करते थे, और उससे जो देखा जाए कि उस प्रयोग करने के कारण, क्योंकि उनको हम मानते हैं कि जो गंदगी है, जो उसकी सफाई करना है, वो गलत काम है, वो अछूत उसको काम करना, तो हम बाएं हाथ को अपवित्र मानते हैं। तो समाज में जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो वो जाहिर सी बात है। इसी चीज को गांधी जी को बदलना था, और वो कहते थे कि वो जो है इस चीज को गांधी जी को बदलना था, और बदलने के लिए गांधी जी दोनों हाथ को कहते थे बराबर है। और क्या करते थे? दोनों हाथ से लिखाई करते थे, दोनों हाथ से काम करते थे, दोनों हाथ से सफाई करते थे, दोनों हाथ से खाना भी खाते थे, ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि भाई दोनों हाथ सही है। और फिर ये क्यों हो रहा है, उनको समझना पड़ेगा कि साफ सफाई के प्रति एक भाव है कि उसको जो कर रहा है वो गंदा काम कर रहा है, या जो हाथ कर रहा है वो गंदा है। तो इसको गांधी जी ने कहा कि इसको बदलना होगा। उसके लिए जैसे उनके यहाँ के जो लोग थे जो है आश्रम में, वो उनको था कि वो अपनी साफ सफाई खुद करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। और एक गांधी जी के बड़े प्रसिद्ध सहयोगी रहे विनोबा भावे, उनका आश्रम में दो ही काम था। हालांकि वो उच्च जाति के थे, लेकिन उनका आश्रम में दो काम था। दो काम क्या था? एक काम यह था कि वो गीता का उपदेश देते थे। चलो ये तो ठीक है,
दूसरा काम था कि वो पूरे टॉयलेट की सफाई उनका काम था, और वो दोनों काम बड़े मनोयोग से करते थे और उनके लिए दोनों काम समान था। एक तरफ गीता का उपदेश, हाईएस्ट स्तर का मतलब जो अगर बौद्धिक कार्य, दूसरी तरफ जिसको समाज सबसे निकृष्ट काम मानता है, वो व्यक्ति दोनों काम करता था और दोनों काम को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। ये बताने की कोशिश है कि हर काम समान है। अगर हर काम को समझ मानेंगे तभी समाज में धीरे धीरे बदलाव की चीज आएगी, और इसके लिए गांधी जी ये काम करते थे। स्वच्छता को लेकर वो कहते थे पूरब को पश्चिम से सीख लेने की जरूरत है। वो कहते थे कि सब कुछ ठीक है लेकिन स्वच्छता के मामले में पश्चिम की विचारधारा सही है। कैसे सीख लेने की? वो कहते थे कि हमारा जो शौचालय है वो ड्राइंग रूम जितना ही साफ होना चाहिए। उनका मानना था कि शौचालय में सफाई के बारे में कई नियम पूरब की तुलना में पश्चिम में अधिक सावधानी से पालन किया जाता है, जबकि कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालयों की स्थिति, मल को कहीं भी और जगह जगह फेंकने की हमारी बुरी आदत था। गांधी जी नेचर काल के लिए भी एक साफ जगह और एक समय इस्तेमाल करने के लिए साफ वस्तुओं को पूर्ण आवश्यकता को देते थे, और इसको उन्होंने अपनी आदत बना लिया था कि जब तक उनको एक स्वच्छ जगह और कुछ वस्तुएं नहीं मिलेंगी वो नहीं जाते थे। और उसको वो आदत, वो कहते थे कि हम इसकी ऐसी आदत बना लेना चाहते हैं कि मैं चाहूं भी तो मैं इसे बदल नहीं सकूं। अब ये सब चीज याद रखिएगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वच्छता स्वभाव, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। तो ये चीजें गांधी जी के जीवन का अध्ययन अगर आप करोगे तो स्वच्छता के बारे में, तो आपको समझेगा कि हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है वो बहुत कुछ क्या, लगभग सब कुछ जो गांधी जी का सोच है उसी की तरह वो आपके सिर्फ शौचालय नहीं बनवा रहे हैं, उस शौचालय के प्रति लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन कर रहे हैं। वो जैसे स्वच्छ भारत मिशन में के बाद जो ऐड आता है उसमें ये नहीं, एक छोटी बच्ची कहती है कि माँ कूड़ा वाला आ गया, तो कहती है कि बेटा कूड़ा वाला तो नहीं आया है, वो सफाई वाला, कूड़ा तो हम लोग करते हैं। तो ये सोच बदलने की जरूरत है। जब हमको लगेगा सफाई बेहतर काम है तो उसको हर कोई करेगा। और देखिए यहाँ कहते थे कि अपनी आदत, सफाई की आदत या जो भी आदत इतनी पक्की कर लो कि उसे तुम भी न बदल लो, यानी आपकी आदत आपका संस्कार बन जाए, आपका एटीट्यूड बन जाए। इसमें इन्होंने कुछ नमक मार्च के दौरान कुछ सीखा था। जैसे नमक मार्च के दौरान बाहर लोग गए थे तो उन्होंने जितने भी सारे लोग गए थे उन सबको कहते कि सब छड़ी लेंगे, और उस छड़ी का काम क्या था कि अगर सुबह अपना शौच आदि करो तो उसको मिट्टी से दबा दो। इसको लेकर बहुत लोग बुरा मानते थे कि अरे ये क्या काम है। गांव वाले जो है कि भाई इसको क्योंकि अपने शौच को देखना बुराई बात, उसको ढकना तो और भी बुरी बात है। हालांकि वो गांधी जी ने, जो भी गांव के लोग आते थे तब तक नमक मार्च के दौरान तो गांधी जी एक वर्ल्ड लीडर हो गए थे भारत के, तो आध्यात्मिक और गांधी एक संत की उपाधि की स्थिति तो उन्होंने प्राप्त ही कर ली थी। तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि अगर स्वच्छता की आवश्यकता है, अपने यार्ड को, अपने आसपास को छोड़ने के बजाय इसे मिट्टी में दबाओ और इसे साफ करो। गांधी जी कहते थे जब तक आप झाड़ू और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को साफ नहीं कर सकते हैं। यानी हमें आसपास सफाई करनी है तो उसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी पड़ेगी। उसके छात्रों को उन्होंने कहा, एक मॉडल स्कूल में गए, वहां के टीचरों से कहा कि अपने छात्रों को स्वच्छता के लिए किए। छात्रों से कहा कि आप लोग स्वयं सफाई कर्मी जब तक नहीं बन जाते हैं तब तक अपने आसपास के वातावरण को साफ नहीं कर सकते। और कहते हैं इतना आसान काम नहीं है सफाई का, स्वयं की सफाई करना विक्टोरिया क्रॉस के जीतने से भी कम मुश्किल नहीं है। यानी विक्टोरिया क्रॉस हाईएस्ट ब्रेवरी का पुरस्कार मिलता था उस समय के मिलिट्री में। उतना जो है उतना ताकत, उतना आत्मबल चाहिए स्वयं को सफाई कर्मी या साफ करने वाला, स्वयं के सफाई कर्मी बनने की इच्छा। ये बच्चों को गांधी जी सिखा रहे थे उस समय। आज के देखिए नमक जो है 32 के दौरान ये सिखा रहे थे। साथ ही में उन्होंने समाज के पुनर्निर्माण की बात की। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ उनको लगा कि स्वतंत्रता तो आज नहीं कल हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें एक उसके लिए हमारा जो समाज है उसको बदलने की जरूरत है। और उन्होंने कई सारे समाज को बदलने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए थे। और नमक आंदोलन के बाद तो वो अलग ही, मतलब सविनय अवज्ञा के बाद वो एक तरह से देखा जाए, और पूना पैक्ट के बाद तो वो इसी सामाजिक कार्यक्रमों में ही लग गए थे। बहुत एक्टिव भूमिका उनकी राजनीति वाले में नहीं थी। उन्होंने 18 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, जिसमें से दो कार्यक्रम गांव की सफाई और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ज्ञान, उनमें से दो प्रमुख कार्यक्रम थे जो लगातार चलते थे। ऐसे में गांधी जी के जो विचार है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, और फिर इसको तुलना करिए जो कल मैंने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया था, कल मतलब जो पहले पार्ट में जो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया था, जब आप उनको तुलना करेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान का जो मेन पहलू है, टॉयलेट बनाना नहीं, ओडीएफ बनाना नहीं,
लोगों को ये समझाना, लोगों के व्यवहार में ये परिवर्तन कर देना है कि वो खुद का, अपने आसपास का, अपने समुदाय का, अपने यानी घर का और अपने आसपास के सार्वजनिक स्थलों की सफाई की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। और ये कब करेंगे? जब उनको लगेगा कि स्वच्छता महत्वपूर्ण है और सफाई कार्य गंदा कार्य नहीं है, इसलिए तब जाके ये परिवर्तन होगा। अब अगर हम आगे देखें कि स्वच्छता क्रांति भारत को खुले से मुक्त जो है करने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। तो इस उद्देश्य से शुरू हुआ था कि जब गांधी जी का 150वां जन्म दिवस मनाया जाए, यानी 2019 में, तब भारत को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाए। ये गांधी जी का तो देख ही रहे थे, अभी मैंने उनके बारे में सारा पढ़ाया ही है। तो ये लक्ष्य लेकर रखा गया था और सरकार के जो है बेसिक प्रयास के द्वारा, सब कुछ करने के द्वारा उसे उनके जन्म के समय तक जो है भारत जो है जितने भी गांव थे वो पूरी तरह से जो है खुले में शौच से मुक्त हो गए थे, यानी सबके पास जो है टॉयलेट आदि बन गया था। शहरों के बारे में भी यही स्थिति थी। और याद करिए जब स्वच्छ भारत मिशन चला था, प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर लगा रहे थे, तो कईयों लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री, देखा जाए तो बहुत दिनों बाद पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री कोई बना है, ये काम कर रहा है, सफाई झाड़ू लगाने का काम है। लेकिन प्रधानमंत्री गांधी जी के विचार को जानते थे कि स्वच्छता कई सारी चीज की आवश्यकता है। अगर भारत में बहुत सारी समस्या, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी स्वास्थ्यगत समस्याओं को देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। और ये स्वच्छता के लिए अलग प्रयास करने की, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई प्रयास किया गया, हाँ इसमें बिहेवियरल चेंज है। अभी कैसे, वो आगे जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए परिचय के रूप में देखें तो देखिए 2 अक्टूबर 2024, यानी जो ये अभी अक्टूबर का चल रहा है, ये तब स्वच्छ भारत मिशन के, यानी भारत को देश में खुले में शौच की बुराई से आजाद बनाने के लिए एक क्रांतिकारी मिशन स्वच्छ भारत मिशन का 1 दशक जो है इसने पूरा कर लिया, यानी 10 वर्ष पूरे हो गए, उसी को लेकर योजना है इसमें। और इस मिशन का मकसद था कि खुले में शौच की समस्या को देश से मिटाना और ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार करना है। और मिशन के शुरू होने के साथ अब तक भारत ने इस समस्या को हल कर लिया है, काफी हद तक हल कर लिया है। साथ ही जल, स्वच्छता और आरोग्य में, यानी बीमारी कम जो है, आरोग्य मतलब बीमारियों की अनुपस्थिति या स्वास्थ्य लाभ में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय तक पहुंच और इसके इस्तेमाल में संबंध में करोड़ों देशवासियों के व्यवहार में परिवर्तन आया है, जो इसका मेन पहलू था। अगर देखा जाए तो 50 करोड़ लोगों ने खुलों में 2014 से अब तक 50 करोड़, बल्कि ये संख्या अब तो और ज्यादा है, 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, जो कल मैंने पढ़ा, परसों मैंने पढ़ाया था, जो पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया ही था, कि खुले में शौच करना बंद कर चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग खुले में शौच भारत में करते थे और ये भारत के लिए कलंक जैसा था। हालांकि आज वो स्थिति सुधर गई है और ये सारी चीजें हुई हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वच्छता और साफ सफाई की चिंता, जैसे हमने कल पढ़ाया था ना कि वो कल मैंने जो पहले पार्ट में एक आर्टिकल है कि स्वच्छता की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वही बताया था कि स्वच्छता के नहीं रहने से जो समस्याएं रहती है उसको दूर करने के लिए, उसी को ये लेखक महोदय जो है देखते हैं कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शुरू किया था कि 2030 तक, उसमें 17 गोल थे कि इन 17 गोलों को प्राप्त करना है, यानी ऐसा कि सतत विकास लक्ष्य, यानी ऐसा विकास जो सस्टेनेबल हो, सबका लेकर हो, सबका साथ करे, सबको विकास करे और वो स्थिर भी हो, यानी पर्यावरण के लिए भी वो अनुकूल हो। ऐसे में 17 लक्ष्य थे, जिसमें से SDG 6 लक्ष्य था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का लक्ष्य था कि स्वच्छ पेयजल और सभी के लिए, और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है इसमें। और ये भी मेनली ग्लोबल साउथ या विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए ये कहा जा रहा था, इसको लेकर ये था। उसमें भारत भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा था, तो उसी के संदर्भ में भारत ने भी अपना कोशिश शुरू किया। और क्यों किया क्योंकि खुले में शौच से गंदगी या फैलती है, मल पूरे वातावरण में फैलता है, नकारात्मक बीमारियां आती हैं, डायरिया आती है, ट्रकोमा आता है, मल प्रदूषण से कई सारे गहरी जुड़ी समस्याएं आती हैं। इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया से मल में बच्चों के में स्टनिंग या बौनापन की शिकायत होती है, जिसके कारण, देखिए होता क्यों है, स्टनिंग के प्रमुख कारण जो है मल आदि जो इधर उधर फेंके जाते हैं, उसके कारण बच्चों को बीमारियां होती है, बच्चों में बौनापन आता है।
और ये बहुत बड़ा हेल्थ इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है। और जो हम गरीबी या भूख सूचकांक देखते हैं ना, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, उसके 1/3 हिस्सा जो है स्टर्निंग वाले में है, जिसमें भारत कमजोर हो रहा है। तो कमजोर सिर्फ इसलिए नहीं, बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, उनकी स्वास्थ्य, उनकी स्वच्छता की भी समस्या, साफ पेयजल की समस्या के कारण भी उनको स्टनिंग की शिकायत होती है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप देखें कि हंगर इंडेक्स में हम नीचे हो तो हमारे यहाँ खाने की कमी है, ना, खाने की कमी नहीं है, हमारे यहाँ उसमें स्वच्छता की भी कमी है, जिसके साथ स्वास्थ्य कमी बच्चों की दिखाई देती है। हालांकि वो एक तरह से मिला जुला होता है, लेकिन स्वच्छता भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसे में स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच एक सहमति थी कि हमारे लिए स्वच्छता, पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई स्वास्थ्य के लिए वो प्री रिक्विजिट है, या वो पहला वो कह सकते हो मूल चीज है जिसपे एक स्वच्छ शरीर रहता है। जैसे गांधी जी कहते हैं ना, अस्वच्छ शहर में स्वस्थ शरीर, अस्वस्थ शहर में स्वस्थ शरीर नहीं रह सकता है। तो स्वस्थ शरीर कहाँ रहेगा? जहां पे आसपास वातावरण स्वच्छ रहे। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की उपलब्धियों के बारे में देखें, 2014 में शुरू किया गया था, तो उसमें भारत में 39% लोगों के पास वो उसका टॉयलेट का प्रयोग करते थे। 2019 में 100% हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से जो है गांव जो है ये टॉयलेट का प्रयोग करने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बता रहा है कि 2014 से लेकर 2019 के दौरान जो है लगभग 3 लाख बच्चों की जान बचाई जा चुकी है ना, डायरिया से। महिलाओं को सुरक्षा और गरिमा मिला है। यूनिसेफ कह रही है कि 93% महिलाएं पा रही हैं कि जिन गांव में ओडीएफ है वहां पे वो सुरक्षित महसूस करती हैं। और इससे गांव में परिवार, ये भी अध्ययन आया है कि जो परिवार है उनकी बीमारी का खर्च कम हुआ है, तो लगभग 50,000 साल का उनका बचत भी हो रहा है। और क्या है कि जो इससे गांव मनुष्यों द्वारा दूषित भूजल की संभावना है वो भी 12.7 गुना कम हो गई, यानी कुछ ये सब उपलब्धियां रही हैं। इसके बाद 2019 के बाद स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि ओडीएफ प्लस जो गांव हैं, जैसे जो ओडीएफ गांव हैं, यानी जो खुले से शौच मुक्त गांव हो गए हैं, उस स्थिति को बनाए रखना है। और यानी जो कचरा, ठोस और जो तरल कचरा है उसका ठीक ढंग से उपचार करके और लोगों में स्वच्छता की जो आदत है वो छूटे ना। जैसे गांधी जी का भी देख रहे थे ना कि वो ऐसी आदत हो जाए कि फिर वो चाह के भी ना बदले, उसके लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 कि एक बार खुले में शौच मुक्त हो गया तो फिर से छोड़ देने नहीं, उसको और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। तो देखिए इसमें अब क्या किया जा रहा है, अब ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर पहले चरण में जिन घरों को शामिल नहीं किया जा सका था उन्हें कवर करके उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और 2024-25 यानी 2025 तक इसी जो है ये भारत को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलना है। ठीक है। और पेयजल और स्वच्छता विभाग की जो नवीनतम रिपोर्ट है वो देश में कुल गांवों में से आधे से यानी 50% गांव में मिशन दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ओडीएफ प्लस क्या होता है? जिसने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करके साथ साथ खुले में शौच की मुक्ति को बनाए रखा। ऐसे 50% गांव हो गए हैं, बाकी और भी हो जाएंगे इस साल के अंत तक। तो ये इसके लक्ष्य हैं। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अर्बन। ये भी लाया गया था, गांव के लिए लाया गया था, शहर के लिए लाया गया था। 40% आबादी, तो लगभग 40% की आबादी नहीं, कुछ थोड़ा कम ज्यादा जो है भारत की शहरों में रहती है, वहां भी स्वच्छता महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसे शुरू किया गया था किस उद्देश्य से? उसी साथ ही में 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था भारत के शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाना और देश के 4041 वैधानिक शहरों में नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से 100% प्रबंधन करना है। फिर इसके बाद जब वो खुले में शौच से मुक्त हो गया था 2 अक्टूबर 2019 तक, तो फिर इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर को इसका दूसरा चरण जो है 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। और ये अगले 5 साल के लिए है, यानी 2021 से 2026 तक के लिए है। 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। इसमें क्या है कि 2026 तक सभी शहरों को कचरा से मुक्त बनाना है, यानी कचरा वाला जो इधर उधर कचरे फेंके जा रहे हैं उनसे मुक्त बनाना है। और इसने स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। शहरी क्षेत्र में 70 लाख से अधिक घरेलू शौचालय बने हैं, जिसमें से 63 लाख जो है उसका बना है व्यक्तिगत लोगों का बना है, 6.3 लाख सार्वजनिक शौचालय बने हैं, यानी कुल मिला के 70 लाख शौचालय बने हैं, जिससे सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जो है किया जा रहा है। गूगल मैप के तहत एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन शौचालय जैसे डिजिटल नवाचार के तहत भी लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ पे शौचालय हैं। जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनको ठीक ठाक किया जा रहा है। ये सारी चीजें इसमें की गई है। उपलब्धियों के रूप में देखा जाए तो आवास और शहरी
मानकों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। उसके बाद और भी किया, इसमें 3300 से अधिक शहरों और 960 से अधिक शहरों को क्रम से ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस प्रमाणित कर दिया गया है। शहर वाटर प्रोटोकॉल के तहत वाटर प्लस प्रमाणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण यानी कि जो कचरा है उसके प्रसंस्करण की बात किया जाए, 2014 में जहां 18% था, अब लगभग 4 गुना होके 70% हो गया है। और इसे 100% करना है 26 तक, यानी 4 से लेके जो है 2014 से लेके 2024 तक ये 4 गुना हुआ, यानी 70% हुआ। बाकी 2 साल भी इसको करना है 100% जो है वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन। 97% वार्डों से घर घर कचरा इकट्ठा किया जाता है। 85% वार्डों में कचरा देने के स्थानों पर ही नागरिकों द्वारा कचरा लाया जा रहा है। शहरी और आवास मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम में 20 करोड़ नागरिक, यानी देखा जाए तो लगभग 40 करोड़ भारतीय नागरिक शहरों में रह रहे हैं, उसका 20% उसका 50% इसमें सक्रिय रूप से ये भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन भारत में स्वच्छता को लेकर सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ चुनौतियां भी है। अध्ययन किया गया, किसके द्वारा अध्ययन किया गया? भारत सरकार और यूनिसेफ ने जनवरी 2020 तक खुले में शौच मुक्त लक्ष्य हासिल करने के महत्वपूर्ण प्रगति की। हालांकि देश के कई हिस्सों में वापस खुले में शौच की स्थिति वाली कुछ रिपोर्टें भी आई हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वो संस्कार में नहीं बदला है, वो आदत नहीं बनी है। और इसके लिए 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने 2000 से लेकर 2022 तक के वैश्विक स्तर पर घरों में जल आपूर्ति, साफ सफाई और आरोग्यता की स्थिति पर एक संयुक्त निगरानी कार्यक्रम की रिपोर्ट जारी की थी। इसी रिपोर्ट में भारत को लेकर यह बात कही गई कि 2022 में भारत में ग्रामीण आबादी का 17% हिस्सा अभी भी खुले में शौच करता है और भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों में लगभग 7% लोग खुले में शौच करते हैं। तो सोचिए कि 2014 में जहां पे 39% भारतीय सिर्फ शौच मतलब 39% के पास ही शौचालय था, बाकी खुले में शौच करते थे 61%। आज ग्रामीण का 17% और शहरी का 7%, अगर ओवरऑल निकालेंगे तो 12-13% के आसपास आएगा। तो कहीं ना कहीं काफी प्रगति हुई है और ये वो लोग हैं जो पुनः वापस आ गए हैं। तो ऐसे में इन्हें भी बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। तो इसके आगे की राह देखिए, तो यह है कि खुले में शौच की प्रवृत्ति अभी चिंता का विषय है और इसमें लोगों के व्यवहार में बदलाव को मापने के लिए भी कुछ परिवर्तन, कुछ चेक करना पड़ेगा कि कितने लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। और इस पूरी तरह से प्रथा को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, जिस पर बल देने की जरूरत है। और इसमें खासतौर से स्वच्छता सेवाओं में न्यायसंगत और समन्वितता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इन सुविधाओं से वंचित रखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार किसी गांव या क्षेत्र में खुले में मुक्त कर लिया गया हो तो उसे यह ध्यान रखना है कि वो लगातार उस पर ध्यान रखना है कि वो फिर इसे बनाए रखे। इसीलिए ओडीएफ प्लस या स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण चला था। ये पता था कि एक बार में चीजें नहीं बदलती है, गांधी जी भी जानते थे कि एक बार में नहीं होना है। इसलिए वो कहते थे कि आदत बना लो, स्वच्छता को अपना आदत बना लोगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। फिर हम चाह के भी अस्वच्छ, जैसे जिसको एक बार एक कहावत है, अब तो हम लोग जैसे अजीब लग रहा है कि ये सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन। जैसे पहले कोई गांव से माइग्रेट होकर शहर चले गए हैं और उनकी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी अगर वो शहर में रह ली है, तो जब वो गांव जाते थे तो उन्हें जो है अगर उनको फ्रेश आदि होना होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, होता ही नहीं था। कई लोग जाते, इसीलिए जाते भी नहीं थे, है ना। वो स्वदेश वाली मूवी देख लो। तो आज वो स्थिति जो है वो उस तरह की, अगर एक बार आदत आपको बन गई कि एक सेक्लुडेट साफ वातावरण में आपको शौच आदि करना है, तो फिर आपको यूं ही नहीं होगा। तो उस तरह की आदत आपको बनाने की मैं जानता हूं, मतलब भारत के सभी लोगों की जो 17% और 7% शहर में और 17% गांव वाले रह गए हैं, उनको भी वो आदत डालने की जरूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं गंगा पुनरुद्धार और जल संरक्षण। देखिए, गंगा नमामि गंगे कार्यक्रम या गंगा की सफाई की चीज आती है तो ये सरकार की एक फ्लैगशिप कार्यक्रम रहा है, हमेशा से, पिछले सरकारों का भी रहा है। राजीव गांधी के समय से 86 से ही कार्यक्रम चल रहा है। क्यों? क्योंकि गंगा देखा जाए तो भारत के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिकता का केंद्र रही है। कैसे? भारत की लगभग जीडीपी 40% जीडीपी गंगा और उसके बेसिन क्षेत्रों से आती है। लगभग इतने ही लोग वहां पे रहते हैं। गंगा के किनारे अगर देखें, जो हिंदू धर्म की मेन जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरा उसी से चलती है। और हिंदू धर्म का यह मानता भी रहा है कि गंगा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं ये मान्यता रही है कि गंगा हमारे आर्थिक, हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू का स्रोत रही है। लेकिन गंगा को कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। गंगा का क्षेत्र बहुत ही हैविली बसा क्षेत्र है। कृषि कार्य में जो है रासायनिक उर्वरकों आदि प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा जो है आस पड़ोस में इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट और ऊपर से उसके सीवेज का ध्यान न रखना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गंगा को प्रदूषित करती हैं। और उसमें एक और भी कारण है कि गंगा नदी जो है, जो बाद में रिसर्च आया कि गंगा नदी जो है 4 महीने वो पानी खूब उसमें भरा रहता है और 8 महीने जो है पानी कम रहता है। आज भी गंगा नमामि गंगे की जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है उसमें यही है कि 4 महीने इतना पानी हो जाता है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसको कर ही नहीं पाते हैं। बाकी 8 महीने पानी इतना कम रहता है कि उस पानी को घोलने के लिए, यानी जो भी सीवेज के बाद, जो ट्रीटमेंट के बाद भी जो पानी चाहता है, तो वो उसमें एक पर्टिकुलर मात्रा में पानी चाहिए जिसमें जाके वो मिनिस्कल या बिल्कुल न के बराबर उसको प्रदूषित हो जाए। लेकिन पानी कम रहने के कारण वो चीजें नहीं हो रही है। तो ये कुछ चिंता है जिसमें से लोगों की जो है भागीदारी की जरूरत है, खासतौर से गंगा बेसिन में रहने वाले लोगों को, क्योंकि उन क्षेत्र के लोगों के लिए गंगा जीवन है, गंगा संस्कृति है, गंगा आध्यात्म है। इसको समझाने के लिए गंगा के लिए सारे स्वच्छता कार्यक्रम चले हैं। देखिए, गंगा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भारत की धुरी और भारत की रक्षक है। देखिए, गंगा केवल नदी नहीं है, अपितु भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक भी है। यह भारत की जीवन रेखा होने के साथ ही साथ आध्यात्म का भी मूल स्रोत है। देश के 40% लोगों को इससे जीने का सहारा मिलता है। ये कहां से निकलती है? गंगोत्री से, और 2525 किलोमीटर, यह देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस यात्रा के दौरान इनके जो खास बातें देखा जाए तो हरिद्वार और प्रयागराज में हर 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत ही एक कह सकते हो कि बड़ा आयोजन होता है। अगले साल जो है इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी कुंभ होना है। हिंदुओं की मानता है कि गंगा में स्नान करके सभी पाप धुल जाते हैं और गंगा में घुलनशील ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह माना जाता है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है, कभी सड़ता नहीं है। और क्या है, गंगा नदी का बेसिन जीडीपी में भी 40% से ज्यादा का योगदान देता है और इसमें देश के कुल सतही जल का 1/3 मात्रा इसी में है। यानी देखा जाए गंगा को आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो 40% लोग, 40% जीडीपी और जो भी सतह जो वाटर है उसका 1/3 जो है इस गंगा नदी बेसिन के लिए है। कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इनका पानी इतना अमृत कहते हैं, गंगा का पानी अमृत क्यों? क्योंकि इसमें घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है। लेकिन कब तक? चुनौतियां तो आती है। तो वही गंगा खतरे में क्यों है? तो क्योंकि गंगा नदी जबरदस्त प्रदूषण, कम होती जैव विविधता और पर्यावरण खतरों से घिरी है, जिससे इसकी दीर्घकालिक अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। क्यों? गंगा के तटों के दोनों ओर औद्योगिकरण के कारण नदी के पानी की गुणवत्ता काफी गिरी है। नदी के तटों के आसपास सीवेज से निरंतर छोड़े जाना हो रहा है। औद्योगिक और ठोस कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक है और साथ साथ ही मानवीय और आर्थिक गतिविधियां भी इस इलाके में बहुत ज्यादा हो रही हैं। इनके कारण अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं, पर्यावरण का खराब प्रबंधन और सीमित संसाधनों या तकनीकी विशेषज्ञता के कारण गंगा में जो है संकट उत्पन्न हो रहा है। इसको देखते हुए पहला प्रयास किया गया था, गंगा कार्य योजना 1986 राजीव गांधी जी द्वारा लाया गया था उनके प्रधानमंत्रित्व काल में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा नदी का प्रदूषण कम करना और गंगा के पानी की गुणवत्ता को सुधारना है। इसमें जो है अनुपचारित और औद्योगिक अपशिष्ट जल और धार्मिक कृत्यों में प्रवाहित होने वाली सामग्री के कारण गंगा का प्रदूषण बढ़ने की शिकायतों को देखते हुए राजीव गांधी द्वारा इसे लाया गया था। और इस योजना का उद्देश्य सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करना, सैनिटेशन अर्थात साफ सफाई के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना और तरल कचरे पर अंकुश लगाना था। लेकिन यह फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इस योजना का लक्ष्य महत्वपूर्ण था, परंतु सीवेज उपचार की पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, वित्तीय साधन अपर्याप्त था, अधिकारियों के बीच सामंजस्य का अभाव था और योजना की सफलता काफी कम रह गई है। और इसमें देखा जाए तो दीर्घावधि के हिसाब से दूरदर्शिता नहीं थी और लोगों को जोड़े रखने का कोई भाव नहीं था। इसमें सिर्फ गंगा के जो प्रदूषण थे ना, उसी को कम करने, यानी जो उसके जल के प्रदूषण है उसको और उसके जो तत्कालिक कारण थे उनको दूर करने की कोशिश की जा रही थी और उसके लिए न संसाधन था और न जुड़ाव था। इसलिए इसको फेल तो होना ही था। देखिए, गंगा को जब तक उसके पूरे स्वरूप के साथ नहीं समझेंगे, गंगा क्या है? भारत की 40% जीडीपी और 40% लोगों और 1/3 पानी, ये है गंगा।
अगर आप गंगा खत्म हो गई तो इन सारे पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये बात अगर मान के चलेंगे और ये बात उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी समझा देंगे तो समझता। कई लोग कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए गंगा में बह गए। अरे भाई, गंगा के आसपास 40% जीडीपी आता है देश का, उसका फ्रैक्शन भी नहीं गंगा के सफाई में उपयोग हो रहा है। और 40% लोग उस पर, उसकी आबादी है वहां पे। अगर देखा जाए 50 से 56 करोड़ लोग गंगा और गंगा के बेसिन पे है, जिनमें कहीं न कहीं गंगा उनके जीवन रेखा है, इसलिए उसकी महत्व है। तो इसके लिए नमामि गंगे कार्यक्रम या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू हुआ था, 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वही गंगा का पुनरुत्थान करना था। गंगा की सफाई नहीं है, गंगा का पुनरुद्धार करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गंगा नदी बेसिन का टिकाऊ विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गंगा बेसिन। गंगा के पूरे बेसिन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अप्रोच इसमें पूरे बेसिन को लेकर हो गया। और इसमें जो कार्य योजना था उसका बजट भी पहले से 4 गुना बढ़ा दिया। और गंगा का प्रदूषण रोकने, गंगा बेसिन का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से सरकार ने 2016 में एक राष्ट्रीय गंगा नदी परिषद भी बनाया, जो पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन की इसमें काम करने का काम देगी। इसमें देखिए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं, ये देखिए, सीवेज उपचार अवसंरचना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, नदी सतह की सफाई करनी है, नदी तट का विकास करना है, रिवर फ्रंट बनाना है, जैव विविधता को संरक्षित करना है, वनीकरण को बढ़ावा देना है, जन जागरण बढ़ाना है, औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी करनी है और गंगा ग्राम का भी विकास करना है। यानी अप्रोच देखिए कि पूरे नदी बेसिन का कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दिया जाए, इसको लेकर ये अपनाया गया है। नमामि कार्यक्रम की कुछ उपलब्धि देखा जाए तो लगभग 31,810 करोड़ रुपए से 200 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की बात है, जिसमें से 116 परियोजनाएं सफलतापूर्वक चालू हो गई हैं। इसमें रिवर फ्रंट बन रहा है और ठोस कचरा इकट्ठा करने और गंगा नदी के इकोसिस्टम में स्वदेशी और लुप्तप्राय जीवों को बचाने आदि के भी प्रयास करने लगे हैं। जो वन्यजीव प्राणी संस्थान है, केंद्रीय मछली पालन है और राज्यों के जो वन वाले पहलू है, वो मिलकर इसके यहाँ पे जो जल प्राणी है उनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। इसी तरह से वनों के लिए जो है, जो वनीकरण वाला प्रोग्राम है, उसमें काम चल रहा है और जन जागरण के भी प्रयास चल रहे हैं। उद्योगों से तरल कचरे के प्रबंधन और गंगा नदी विकास के जो है व्यवस्था के साथ साथ ग्राम पंचायतों को उससे गंगा ग्राम के रूप में उससे जोड़ा जा रहा है। ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन गंगा पुनरुद्धार के लिए अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जितना गंगा देती है, जितना गंगा माँ कहें देती हैं, उतना अभी गंगा माँ के लिए हम नहीं कर रहे हैं। तो वो देखिए क्यों। देखिए, एक महालेखाकार CAG की रिपोर्ट आई थी कि नमामि गंगे परियोजना के वित्तीय प्रबंधन, योजना क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की बड़ी खामियों को चिन्हित किया गया था, उन पर ध्यान देने की है। और गंगा में जल के प्रवाह की अनियमितता से जुड़ी चुनौती है। 80% जल जून से सितंबर के बीच में पानी मिल जाता है और बाकी समय 20%, बाकी 8 महीने में, यानी 4 महीने में 80% और बाकी के 4 महीने में जो है 20%। इससे होता क्या है, उन 4 महीनों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता से ज्यादा पानी आ जाता है और बाकी के 8 महीनों में जो पानी रहता है, जो गंगा का प्रवाह रहता है, वो सीवेज से निकलने वाले जो पानी है उसको घोलने के लिए, उसको विलेयित करने के लिए वो पर्याप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये चुनौतियां आ रही हैं। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में ये बात आ रही है कि कुछ वर्षों में मानसून छोड़कर शेष महीनों में गंगा नदी में वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक पानी का प्रवाह बिल्कुल ही जो है समाप्त या कम हो जाएगा। साथ ही में भूमिगत जल, गंगा नदी के 2 से 3 किलोमीटर में बड़ी तेजी से भूमिगत जल निकाला जा रहा है। 1970 की नदी के आसपास नदी के भूमिगत जल में जो है 50% कमी हो गई है और माना जा रहा है ये 75% हो जाएगा। और अगर ध्यान नहीं दिया गया, इसी तरह से चलता रहा, तो आने वाले कुछ दशकों में नदी के कई भाग जो है, जो भूमिगत पानी है वहां का लुप्त हो जाएगा, जिससे गंगा नदी के आसपास जो शहर रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके अस्तित्व और विकास का भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या करने की जरूरत है? गंगा पुनरुद्धार के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, गंगा नदी का पुनरुद्धार वाकई दुष्कर कार्य है। क्यों? क्योंकि गंगा पे जितनी जो संसाधन, उससे ज्यादा दबाव है। गंगा नदी कहते हैं ना कि वो, ये मान लिया कि गंगा सबको पवित्र करती है या गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, तो इतना उसमें जो है प्रेशर है। प्रेशर कैसे है जो है, पहले तो विश्व स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसके लिए विभिन्न क्षेत्र आपस में निकट आने की जरूरत है। गंगा नदी और आसपास घनी आबादी रहती है, साफ करने के लिए बड़ी धनराशि चाहिए, सरकार दे रही है, लेकिन आम लोगों को भी प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए फंड भी बना है, गंगा फंड, क्लीन फंड, उसमें दान दे सकते हैं। इस तथ्य की अक्सर अनदेखी कर दी जाती है कि घरेलू कचरे और अपशिष्ट जल का समुचित रूप से निपटान न होने से जल मार्गों का प्रदूषण बढ़ता ही है। इसलिए सरकार का मुख्य जोर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर है,
और खासकर नदी क्षेत्र में रहने वालों का दायित्व है कि वो खुद भी सफाई करें कि अपने यहाँ पे खासतौर से जो गंगा नदी बेसिन में है इस तरह के कचरे को सिगरेट करें, साफ सफाई करें कि गंगा में कम से कम पानी जाए या कम से कम कचरा जाए, और गंगा के जल का कम से कम उपयोग करें क्योंकि ये गंगा ही है जो उनका जीवन है। ठीक है, तो बगैर लोगों के सहयोग के गंगा मिशन क्यों नहीं सफल हो पा रहा है? क्योंकि लोगों का उस तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मिल रहा है लेकिन उस तरह से नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएं कि गंगा से सिर्फ लेना ही, गंगा का मतलब सिर्फ वो पानी बहता हुआ नहीं है, उसके आसपास का पूरा नदी बेसिन तंत्र है, उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी भारत के या हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए इस पार्ट में इतना ही करते हैं। अगला पार्ट जो रहेगा उसमें आपने बता ही दिया है, वो सारी चीजें रहेगी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।